इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एरिस्टोटल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझाने की कोशिश करूंगा। एरिस्टोटल ने कहा, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। यहां पर एक प्रश्न है कि प्रकृति ने मनुष्य को ही एक राजनीतिक प्राणी क्यों बनाया? Why did nature make us a political animal? हम जानते हैं कि हम एक सोशल एनिमल हैं। हम समूह में रहना पसंद करते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, और भी कई एनिमल्स हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं। उन्हें भी हम सोशल एनिमल कहते हैं, जैसे मधुमक्खी, चिंपैंजीज। ये सब भी समूह में रहते हैं, ये भी सोशल एनिमल है। लेकिन सिर्फ मनुष्य ही पॉलिटिकल एनिमल है। मनुष्य के लिए ही, व्यक्ति के लिए ही हम पॉलिटिकल एनिमल इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को हमें समझना है कि पॉलिटिकल एनिमल होने का मतलब क्या है, और प्रकृति ने, नेचर ने हमें ही पॉलिटिकल एनिमल क्यों बनाया और किसी एनिमल को क्यों नहीं। तो इसे जानने की कोशिश हम इस वीडियो के द्वारा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ये जो इमेज पिक्चर आपके सामने है, ये एक बीज, एक सीड का इमेज है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस सीड, इस बीज के होने का उद्देश्य क्या है, किस गोल को अचीव करने के लिए यह बीज धरती में मौजूद है, तो आपका उत्तर होगा शायद एक वृक्ष में तब्दील होने के लिए। इस बीज का उद्देश्य है एक वृक्ष में तब्दील हो जाना, एक वृक्ष बनना। ये इस बीज का उद्देश्य है। तो क्या यह बीज अपने इस उद्देश्य को स्वयं ही, स्वतः, खुद ब खुद हासिल कर सकता है? क्या यह बीज स्वतः ही अपने आप एक वृक्ष में तब्दील हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बीज को जरूरत पड़ेगी सूरज की रोशनी की, इसे जरूरत पड़ेगी एक उपजाऊ मिट्टी की, फर्टाइल सॉइल की, और पानी, बरसात, इन सब चीजों की इसे जरूरत पड़ेगी। और जब ये सारी चीजें इस बीज को सही मात्रा में निरंतर मिलते रहेंगी, तब जाकर ये बीज है एक वृक्ष में तब्दील हो पाएगा। तब जाकर ये बीज अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। यदि इस बीज को उपजाऊ मिट्टी ना मिले, सूरज की रोशनी ना मिले, पानी ना मिले, तब ये बीज कभी भी अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएगा। कभी भी एक संपूर्ण, एक परफेक्ट ट्री, वृक्ष में ये तब्दील नहीं हो पाएगा। ये क्या बनेगा? कुछ ऐसा, एक इम्परफेक्ट ट्री। अब इस एग्जाम्पल में, ये जो उदाहरण हमने लिया है, इस उदाहरण में अब हम क्या करेंगे? इस बीज की जगह ह्यूमन बीइंग को रखेंगे और हम पूछेंगे कि व्यक्ति के, मनुष्य के होने का उद्देश्य क्या है। जैसे एक बीज के होने का उद्देश्य है वृक्ष में तब्दील हो जाना, वृक्ष बन जाना, उसी तरह व्यक्ति, मनुष्य के होने का उद्देश्य क्या है? एरिस्टोटल कहते हैं, व्यक्ति, मनुष्य के होने का उद्देश्य है एक हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जीना। ये है हमारा उद्देश्य। एरिस्टोटल ये कहते हैं, जैसे एक बीज का उद्देश्य है वृक्ष में बदल जाना, उसी तरह मनुष्य के होने का उद्देश्य है एक हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जीना। नाउ, जैसे वो बीज स्वयं ही स्वतः एक वृक्ष में तब्दील नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य भी खुद ब खुद अपने आप स्वतः एक हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ हासिल नहीं कर सकता। मनुष्य को जरूरत पड़ेगी एक राइट एनवायरनमेंट की, एक राइट कंडीशन की, एक राइट सर्कमस्टांसेस की। और जब एक व्यक्ति के सामने, एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ये राइट एनवायरनमेंट, राइट कंडीशन, राइट सर्कमस्टांसेस होंगे, तब जाकर वो व्यक्ति
अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर पाएगा, एक हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जी पाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न है कि ये जो राइट एनवायरनमेंट, राइट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ये कहां से आएगा? कौन इन राइट एनवायरनमेंट और राइट कंडीशन को प्रोवाइड करेगा? कौन क्रिएट करेगा इस राइट सर्कमस्टांसेस को? तो उत्तर है कि ये जो राइट एनवायरनमेंट, राइट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, इसे क्रिएट करेगा कौन? स्टेट, पोलिस। एरिस्टोटल कहते हैं राज्य। राज्य हमारे लिए वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसके अंतर्गत और जिसकी सहायता से हम अपने जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ को। बिना राज्य के हम इस उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकते। जैसे वह बीज बिना सूरज की रोशनी, बिना उपजाऊ मिट्टी और बिना पानी के एक वृक्ष में कभी तब्दील नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी राज्य के बिना अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को, अंतिम उद्देश्य को कभी हासिल नहीं कर सकता। ये एरिस्टोटल कहते हैं। इसलिए राज्य का होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने कहा व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग जब राज्य का हिस्सा बनता है, जब वो स्टेट का पार्ट बनता है, ठीक है, तो वो एक हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ को एक्सपीरियंस करेगा। राज्य का हिस्सा बनने के बाद ही व्यक्ति एक हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकता है, अपने उद्देश्य, अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ये एरिस्टोटल ने कहा। अब हमें समझना है कि राज्य का हिस्सा बनने के बाद ऐसा क्या होता है जिससे व्यक्ति जो है एक हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जीने लगे। क्यों राज्य का हिस्सा बनने के बाद ही व्यक्ति एक हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ को अचीव कर सकता है? राज्य के बाहर रहकर वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये हमें जानना है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ का मतलब क्या है? एरिस्टोटल के लिए एक हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जो है एक लाइफ ऑफ एक्टिविटी है। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि एरिस्टोटल हैप्पीनेस को एक फीलिंग या एक इमोशन नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हैप्पीनेस एक गतिविधि है, एक गतिविधि जो हमारे लिए यूनिक हो। ठीक है, और यदि हम इस गतिविधि को परफॉर्म करें, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, तो हम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट मीन्स हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ एक लाइफ ऑफ एक्टिविटी है, क्योंकि एरिस्टोटल ने हमें ऑलरेडी बता चुका है, एरिस्टोटल ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि हैप्पीनेस जो है वह एक फीलिंग या इमोशन नहीं बल्कि एक एक्टिविटी है। तो हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ भी एक लाइफ ऑफ एक्टिविटी होगी। और ये एक्टिविटी क्या होगी? वैसी गतिविधि जो हमारे लिए यूनिक हो, जो सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं। जैसे एक बीज, सिर्फ और सिर्फ एक बीज ही एक वृक्ष में तब्दील हो सकता है। वो एक्टिविटी उस बीज के लिए यूनिक है, कोई और चीज वृक्ष नहीं बन सकता। एक बीज के पास ही ये यूनिक कैपेबिलिटी है कि वह एक वृक्ष में तब्दील हो जाए। तो उसी तरह हमारे अंदर भी कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज होती हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसे सिर्फ हम ही परफॉर्म कर सकते हैं और कोई नहीं। और यदि हम उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, अच्छे तरीके से करें, तो हम हैप्पीनेस और वर्चुअस लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो कौन सी एक्टिविटी है जो हम में यूनिक है? एरिस्टोटल कहते हैं रीजन और लैंग्वेज को यूज करना। ये जो एक्टिविटी है, ये जो गतिविधि है, ये हम में यूनिक है। सिर्फ मनुष्य ही रीजन और लैंग्वेज को यूज कर सकता है। सिर्फ मनुष्य के पास ही विवेक है और सिर्फ मनुष्यों को ही प्रकृति ने लैंग्वेज, स्पीच की पावर दे रखी है। सिर्फ हम ही
भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी एनिमल्स साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास लैंग्वेज नहीं होता। सिर्फ मनुष्य के पास ही लैंग्वेज है और रीजन है। तो ये जो एक्टिविटी है, अपने रीजन और लैंग्वेज को यूज करने की ये जो गतिविधि है, ये यूनिक है हमारे लिए। एक और गतिविधि है जो यूनिक है, वो ये कि मॉरल वर्च्यूज को डेवलप करना। मोरालिटी का जो कंसेप्ट है वह सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ हम एक मनुष्य को ही मॉरल बीइंग कह सकते हैं, नैतिक प्राणी कह सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति, एक मनुष्य ही मॉरल वर्च्यूज को डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो अपने रीजन और लैंग्वेज को यूज करना, अपने मॉरल वर्च्यूज को डेवलप करना, ये जो एक्टिविटीज हैं ये हमारे अंदर यूनिक है। और यदि हम इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, अच्छे तरीके से करें, तो हम हैप्पी और वर्चुअस लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो राज्य का हिस्सा बनने के बाद ऐसा क्या होता है कि हम अपने इन दो एक्टिविटीज को, जो हमारे लिए यूनिक है, इसे हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब व्यक्ति राज्य का हिस्सा बनता है, जब व्यक्ति राज्य का हिस्सा बनता है, तो वो दो तरह की गतिविधियों को करने में सक्षम है। राज्य का हिस्सा बनने के बाद हम दो तरह की गतिविधि को कर सकते हैं, दो तरह के लाइफ को हम जी सकते हैं। पहली गतिविधि है राज्य के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दर्ज कराना, पार्टिसिपेट करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जब आप राजनीति में पार्टिसिपेट करते हो तो आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हो। तो जब हम राज्य का एक अंग है, राज्य का हिस्सा है, तो हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला गतिविधि हम कर सकते हैं राज्य का हिस्सा बनकर, कि राज्य के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। ये पहली गतिविधि है जो हम करते हैं राज्य का हिस्सा बनकर। जो दूसरी गतिविधि है जो हम कर सकते हैं राज्य का हिस्सा बनकर, वो ये है कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना, फॉलो लॉज ऑफ द स्टेट। यदि हम राज्य का हिस्सा है तो हमें राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करना होगा। ठीक है, तो एक तरफ आप देखिए, राज्य का हिस्सा बनने के बाद हम इन दो गतिविधियों को करने में सक्षम हैं। हम राज्य के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कर सकते हैं। ये दो गतिविधि हम कर सकते हैं यदि हम राज्य का हिस्सा है तो। और दो गतिविधि ऐसी हैं जो हमारे भीतर यूनिक है, अपने रीजन का इस्तेमाल करना और लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और अपने मॉरल वर्च्यूज को डेवलप करना। तो क्या हम अब इन दो कैटेगरीज को कंबाइन कर सकते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। जब हम स्टेट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, जब हम राज्य के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं वहां पर? ध्यान से अगर आप सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि डिसीजन मेकिंग में जब हमें डिसीजन लेना है किसी बात को लेकर, ठीक है, किसी चीज को डिसाइड करना है, उस वक्त हम अपने रीजन का इस्तेमाल करते हैं, अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब हमें डिसीजन लेना होता है तो हम अपने रीजन और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम राज्य का हिस्सा बनते हैं और राज्य के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस वक्त हम अपने रीजन और लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अपने एक यूनिक एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर सकते हैं राज्य का हिस्सा बनकर, रीजन और लैंग्वेज को यूज करना। ठीक है, दूसरी बात, जब हम राज्य का हिस्सा बनते हैं तो हमें राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। और राज्य नियम और कानून क्यों बनाता है?
जैसा कि मैंने आपको बताया, एरिस्टोटल के लिए स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ एक एथिकल इंस्टीट्यूशन भी है, एक नैतिक संस्था भी है, ठीक है, एक मॉरल इंस्टीट्यूशन भी है। दैट मीन्स कि राज्य कानूनों का निर्माण करेगा ताकि इन कानूनों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में मॉरल वर्च्यूज को डेवलप कर सके। दैट मीन्स कि जब हम राज्य का हिस्सा बनते हैं और राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने भीतर मॉरल वर्च्यूज को डेवलप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि राज्य का हिस्सा बनने के बाद हम अपने दो यूनिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं, रीजन और लैंग्वेज का यूज करना और मॉरल वर्च्यूज को डेवलप करना। और इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि एक व्यक्ति जब राज्य का हिस्सा बनता है तभी जाकर वो हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ को जी सकता है। ठीक है, यदि व्यक्ति राज्य का हिस्सा नहीं है तो वह कभी भी अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को, हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ को नहीं अचीव कर पाएगा। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल, क्योंकि हमारा यह नेचर है, हमारा यह प्रकृति है कि अपने इन यूनिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, रीजन और लैंग्वेज को यूज करना, मॉरल वर्च्यूज को डेवलप करना। जैसे उस बीज, उस सीड की प्रकृति थी एक वृक्ष में तब्दील हो जाना, उसी तरह हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है रीजन और लैंग्वेज को यूज करना, अपने भीतर मॉरल वर्च्यूज को डेवलप करना, और हम अपने इन दो गतिविधियों को राज्य के भीतर ही परफॉर्म कर सकते हैं, राज्य के बाहर नहीं। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। समझ में आया? ठीक है। एरिस्टोटल एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राज्य का हिस्सा नहीं है तो वो या तो पशु की श्रेणी में आएगा या ईश्वर की श्रेणी में आएगा। मतलब इफ अ मैन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट देन ही इज ईदर अ बीस्ट और अ गॉड। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीजन और लैंग्वेज को यूज करना, मॉरल वर्च्यूज को डेवलप करना, ये हमारी यूनिक कैपेबिलिटी है। लेकिन एक एनिमल, एक पशु, उसके पास रीजन और लैंग्वेज नहीं होता। मोरालिटी का जो प्रिंसिपल है वो उस पशु के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यदि हम राज्य का हिस्सा नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे भीतर रीजन और लैंग्वेज नहीं है, हमारे लिए मोरालिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता उस पशु की तरह, तो हम उस पशु की श्रेणी में आ गए, क्योंकि उस पशु को भी राज्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके भीतर रीजन और लैंग्वेज नहीं है, उसको मॉरल वर्च्यूज की जरूरत नहीं है। तो यदि हम राज्य का हिस्सा नहीं है तो हो सकता है कि हम एक पशु की तरह हो, हमारे भीतर भी रीजन और लैंग्वेज ना हो। ठीक है। और दूसरी बात जो एरिस्टोटल कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राज्य का हिस्सा नहीं है तो वह ईश्वर की श्रेणी में आ गया। ऐसा एरिस्टोटल क्यों कहते हैं? ईश्वर, भगवान, ईश्वर को किसी चीज को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को पता है कि बेस्ट क्या है, सही क्या है, वह कभी गलत कर ही नहीं सकता। ईश्वर के पास रीजन है, लेकिन वो अपनी रीजन का इस्तेमाल ये डिसाइड करने के लिए नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ईश्वर को हमेशा पता है कि क्या सही है और वो जो कुछ भी करेगा वो सही होगा। ठीक है। तो मोरालिटी की जो बात हम करते हैं वो ईश्वर के केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति राज्य का हिस्सा नहीं है तो वह उस ईश्वर की तरह है, उसके लिए भी मोरालिटी एप्लीकेबल नहीं है। वो व्यक्ति जब भी जो करेगा वो सही होगा, वो गलत कर ही नहीं सकता। उसे राज्य की जरूरत ही नहीं है, राज्य के कानूनों की जरूरत ही नहीं है, उसे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिसीजन कब लेते हैं?
हम डिसाइड कब करते हैं? जब हमारे पास ऑप्शंस होता है, जब हमें पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो सही को चुनने के लिए हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ईश्वर वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, वो जब करेगा तो सही करेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति राज्य का हिस्सा नहीं है तो वह ईश्वर की श्रेणी में आ गया, क्योंकि वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो जब भी करेगा सही करेगा। तो इस तरह से एरिस्टोटल स्टेट और को के इम्पोर्टेंस को हमें समझाते हैं और बताते हैं कि स्टेट, राज्य एक व्यक्ति के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो राज्य के संदर्भ में, स्टेट के संदर्भ में एरिस्टोटल एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं, इट इज क्लियर that all partnership aim at some good, and that the partnership that is most authoritative of all and embraces all the other does so particularly and aims at the most authoritative good of all. This is what is called the city or the political partnership. राज्य को परिभाषित कर रहे हैं एरिस्टोटल अपने इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर आप कुछ बातों को अंडरलाइन करिए, ध्यान से देखिए। बात करते हैं एरिस्टोटल पार्टनरशिप की। ठीक है, वो कहते हैं कि हर पार्टनरशिप एक लक्ष्य, हर पार्टनरशिप का एक लक्ष्य होता है। यदि दो व्यक्ति साथ आते हैं, मिलते हैं, या दो चार व्यक्ति साथ आते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो वह एक कॉमन गोल को अचीव करना चाहते हैं। एक सामूहिक हित को अचीव करने के लिए वह इस पार्टनरशिप का निर्माण करते हैं। और कहते हैं कि राज्य भी एक पार्टनरशिप की तरह है, जिसका एम होगा सबसे हाईएस्ट गुड को अचीव करना। ठीक है, तो एरिस्टोटल के इस स्टेटमेंट को हम समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने कहा कि कोई भी एक पार्टनरशिप है तो उस पार्टनरशिप का एक एम होगा कलेक्टिव गुड। ठीक है, हर पार्टनरशिप का एम होता है एक सामूहिक हित को अचीव करना। और फिर एरिस्टोटल कहते हैं कि राज्य में बहुत तरह के पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसे हम एसोसिएशन कहें या ऑर्गेनाइजेशन कहें या पार्टनरशिप कहें। और हर पार्टनरशिप का, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन का एक एम होगा, एक कलेक्टिव गुड को वो एम करेगा, एक सामूहिक हित को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए उस एसोसिएशन, पार्टनरशिप या ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होगा। तो राज्य के भीतर, ठीक है, मतलब समाज के भीतर हमें कई तरह के एसोसिएशंस, पार्टनरशिप, ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप या एसोसिएशन एक कलेक्टिव गुड को एम करता है, एक कलेक्टिव गुड को हासिल करने के लिए बना होता है। एरिस्टोटल कहते हैं इन सारे पार्टनरशिप्स, एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो सबसे हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप। इन सारे एसोसिएशंस के बीच में, पार्टनरशिप्स के बीच में एक ऐसा पार्टनरशिप होगा, एक ऐसा एसोसिएशन होगा जो हाईएस्ट होगा, इन सारे एसोसिएशन से ऊपर होगा। सारे ये जो एसोसिएशंस हैं समाज के भीतर, वे सब इस हाईएस्ट एसोसिएशन के अधीन होंगे, इसके नीचे आएंगे। और ये जो हाईएस्ट एसोसिएशन होगा, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होगा, ये एम करेगा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कलेक्टिव गुड को। दैट मीन्स जिस सामूहिक हित की प्राप्ति के लिए इस एसोसिएशन का निर्माण होगा, वो सामूहिक हित सर्वोच्च होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। और इसलिए ये जो एसोसिएशन है ये भी हाईएस्ट होगा। अब एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, जिसके अधीन समाज में मौजूद बाकी सारे एसोसिएशन, सारे संगठन, सारे पार्टनरशिप आते हैं, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है स्टेट, राज्य। राज्य ही है वह एसोसिएशन जो इन सारे एसोसिएशंस को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, और वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है। और राज्य
जिस कलेक्टिव गुड को एम करेगा, जिस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कलेक्टिव गुड को एम करेगा, वो कलेक्टिव गुड है हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ। तो अभी जिस स्टेटमेंट को हमने देखा एरिस्टोटल के, उस स्टेटमेंट का यही अर्थ है कि राज्य जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है जो हमें एक समाज के भीतर देखने को मिलता है। और ये जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कलेक्टिव गुड को एम करेगा, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कलेक्टिव गुड है हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ। तो राज्य को एरिस्टोटल कुछ इस तरह समझाते हैं। ठीक है, तो राज्य को परिभाषित करने के बाद हम देखते हैं एरिस्टोटल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन कैसे होता है। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि राज्य, स्टेट जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है, प्राकृतिक संस्था, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। राज्य को किसी ने बनाया नहीं, इट इज नॉट मैन मेड, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये खुद ब खुद एग्जिस्टेंस में आती है, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ये एग्जिस्टेंस में आती है राज्य। तो हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि एरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो खुद ब खुद एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि स्टेट जो है वो खुद ब खुद अपने आप एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, कैसे आती है, कैसे एरिस्टोटल इस बात को समझाते हैं। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि सबसे पहले जो एसोसिएशन बनता है वो है फैमिली। फैमिली, और फैमिली के बनने के बाद हम अपने कुछ जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। वी आर एबल टू मीट सम ऑफ आवर नीड्स थ्रू फैमिली। फैमिली एक एसोसिएशन है और फैमिली के अंतर्गत हम अपने कुछ जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। अपने हर जरूरत को पूरा नहीं कर पाते, कुछ जरूरतों को, और बाकी बहुत सारी जरूरतें हैं जो बची रह जाती है। ठीक है, तो फैमिली के अंतर्गत हम अपने कुछ जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, और अपने बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो ये फैमिलीज है, डिफरेंट फैमिलीज, ये एक दूसरे से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने लगती है, एक दूसरे के नजदीक आने लगती है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने लगती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली के अंतर्गत हम अपने कुछ जरूरतों को ही पूरा कर सकते हैं। अपने बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी कि फैमिलीज जो है वो एक साथ आए, डिफरेंट फैमिलीज एक साथ आए, एक साथ जुड़े और मिलकर अपने बाकी जरूरतों को पूरा करें। तो जब फैमिलीज एक साथ आती हैं, ठीक है, अपने कुछ नीड्स को फुलफिल करने के लिए जब जुड़ती हैं, तो एक विलेज का निर्माण होता है, एक विलेज। और इस विलेज में हम अपनी बाकी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं और एक सेल्फ सफिशिएंसी, कुछ हद तक सेल्फ सफिशिएंसी को हासिल कर पाते हैं, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं। हम कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं बने हैं अभी तक, कुछ हद तक हम सेल्फ सफिशिएंसी को हासिल कर पाते हैं विलेज बनाकर। लेकिन अभी भी हमारी कुछ जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हुई है। विलेज बनने के बाद भी कुछ जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हुई है, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए विलेजेस एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे। और जब ऐसा होता है, जब विलेजेस एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कांटेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, तो उस वक्त सिटी या पोलिस या स्टेट का निर्माण होता है। और जब सिटी या पोलिस या स्टेट का निर्माण हो जाता है विलेजेस के ग्रुपिंग से, तो हम एक सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर पाते हैं। तब एक हम सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जी पाते हैं। इसके आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं। फैमिली से आगे हम बढ़े, अपने बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने विलेज बनाया। विलेज से आगे बढ़ते हैं, अपनी और जरूरतों को पूरा करने के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी को हासिल करने के लिए हमने स्टेट बनाया। ठीक है, स्टेट से आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, एरिस्टोटल कहते हैं। बस, तो ये हमारी जरूरतें ही हैं जिन्हें पूरा करने के हेतु हमने सबसे पहले फैमिली बनाया, फिर फैमिली को ग्रुप किया, विलेज बनाया, फिर विलेजेस को ग्रुप किया और सिटी स्टेट बनाया। तो ये जो सीक्वेंस है,
फैमिली से विलेज, विलेज से स्टेट, ये नेचुरल सीक्वेंस है। हमने ये सोचकर फैमिली नहीं बनाया था कि कभी हम विलेज बनाएंगे, हमने ये सोचकर विलेज नहीं बनाया कि कभी हम विलेज को मिला के स्टेट बनाएंगे। ये खुद ब खुद स्वतः होती गई और अल्टीमेटली हम एक स्टेट, एक पोलिस को बना पाए जहां पर हम एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ को जी सकते हैं। तो एरिस्टोटल जिस बात को हमारे सामने रख रहे हैं कि पहले फैमिली बनता है, फिर विलेज और फिर स्टेट, यहां पर अमूमन अक्सर हम एक गलती करते हैं। हम समझते हैं प्लेटो की तरह कि फैमिली जो है, फैमिली का ही विस्तृत रूप विलेज है, विलेज का ही विस्तृत रूप स्टेट है। प्लेटो ने जैसे हमें बताया था कि राज्य जो होता है वो व्यक्ति का ही विस्तृत रूप होता है। अगर राज्य छोटी इकाई है, अगर व्यक्ति छोटी इकाई है तो राज्य इसी छोटी इकाई का मैग्निफाइड वर्जन है। तो एरिस्टोटल के लिए भी हम इस चीज को कभी कभी अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल ने जैसे हमें बताया कि पहले फैमिली बनता है, फिर विलेज, फिर स्टेट। तो हम ये गलती कर सकते हैं इसे इस तरह समझने की कि जो फैमिली है, फैमिली का ही विस्तृत रूप विलेज है, विलेज का विस्तृत रूप स्टेट है। ठीक है, लेकिन इस तरह से एरिस्टोटल को समझना गलत है। एरिस्टोटल ये कभी नहीं कहते कि फैमिली इज द स्मॉल वर्जन ऑफ स्टेट और स्टेट इज लाइक अ बिग फैमिली। एरिस्टोटल ये कभी नहीं कहते कि राज्य एक बड़ी फैमिली की तरह है या फैमिली एक छोटे राज्य की तरह है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ठीक है, कभी भी हम ये लीनियर सीक्वेंस एस्टैब्लिश नहीं करेंगे फैमिली, विलेज और स्टेट के बीच में। ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों? एरिस्टोटल कहते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए हमें उसके ओरिजिन को नहीं देखना होता, हमें उसके पर्पस को देखना होता है कि किस उद्देश्य से किसी इंस्टीट्यूशन या किसी एसोसिएशन का निर्माण किया गया है। तो फैमिली, विलेज और स्टेट को समझने के लिए हम इनके ओरिजिन को नहीं देखेंगे, हम इनके ओरिजिन को नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे? हम इनके पर्पस को देखेंगे। और फैमिली, विलेज और स्टेट, इन तीनों संस्थाओं का जो पर्पस है वो अलग है और इसलिए ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से भिन्न है। यदि हम ओरिजिन के सेंस में देखते हैं फैमिली, विलेज और स्टेट को, तो शायद ये एक दूसरे से सिमिलर हो सकती है। फैमिली से मिलकर बना विलेज, विलेज से मिलकर बना स्टेट। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, हम यदि इन इंस्टीट्यूशंस को, इन संस्थाओं को समझना चाहते हैं तो हमें इन्हें इनके पर्पस के माध्यम से समझना होगा, इनके फंक्शन के माध्यम से समझना होगा। और क्योंकि ये तीनों इंस्टीट्यूशन का पर्पस अलग अलग है, फैमिली का पर्पस अलग है, विलेज का पर्पस अलग है और राज्य का पर्पस अलग है, इसलिए ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं। क्योंकि एरिस्टोटल यहाँ पर अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए वो फोकस करेंगे उन्हीं एस्पेक्ट्स पे जो पॉलिटिकल हो। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि फैमिली, विलेज और स्टेट, इन तीनों संस्थाओं में जो नेचर ऑफ अथॉरिटी है, सत्ता की जो प्रकृति है वो अलग अलग होगी। फैमिली में नेचर ऑफ अथॉरिटी अलग होगा, विलेज में अलग, स्टेट में अलग। एरिस्टोटल कहते हैं कि सिर्फ स्टेट में, राज्य में ही हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी या पॉलिटिकल रूल देखने को मिलेगा, सिर्फ राज्य में ही। अब ये पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या है, पॉलिटिकल रूल क्या है, ये हमें समझना है डिटेल में, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एरिस्टोटल के स्टेट के कंसेप्ट को हमने देखा। अब इस स्टेट के कंसेप्ट के अंतर्गत हमें कुछ और कंसेप्ट्स को समझने की आवश्यकता है एरिस्टोटल के पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने के लिए। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे एरिस्टोटल के अनुसार सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्या है, किस तरह वे पॉलिटिकल सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं,
डिफरेंट कैटेगरीज में, और एरिस्टोटल के अनुसार बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। इन 3 चीजों को हमें समझना है। इन 3 चीजों को समझने के बाद, इन 3 कंसेप्ट्स को समझने के बाद हम एरिस्टोटल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एरिस्टोटल के द्वारा सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है दिया गया है उसे समझते हैं। सिटीजनशिप, तो हमने देखा कि स्टेट, राज्य का जब हम हिस्सा बनते हैं तो हम अपने रैशनैलिटी को, अपने यूनिक कैपेसिटी रैशनैलिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, राज्य का हिस्सा बनकर ही हम अपने रैशनैलिटी के कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं। राज्य हमें अलाउ करता है अपने रैशनैलिटी के कैपेसिटी को एक्सरसाइज करने के लिए, यूज करने के लिए। कैसे 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 राज्य हमें अपने रैशनैलिटी को यूज करने देता है, अलाउ करता है? बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य के भीतर, राज्य का हिस्सा बनकर हम राज्य के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और निर्णय निर्माण के प्रक्रिया के दौरान क्या होगा? डिस्कशंस होंगे, डेलिब्रेशंस होंगे। ठीक है, तो राज्य अलाउ करता है हमें डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इन डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस में हम क्या करेंगे? हम तय करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है। और जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे? अपने रैशनैलिटी का, अपने रीजन का। ठीक है, तो स्टेट हमें अलाउ करता है अपने रीजन को यूज करने के लिए। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि सिटीजनशिप का अर्थ है, या सिटीजन हम उन लोगों को कह सकते हैं जिनके पास रीजन हो और जो राज्य के इस डेलिबरेटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, उन्हीं लोगों को हम सिटीजन कहेंगे। सिटीजनशिप, नागरिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके पास विवेक हो, रीजन हो, और जो राज्य के नीति और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सके। उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि राज्य का हिस्सा हम बनते हैं किस लिए? अपने रैशनैलिटी को यूज करने के लिए। जैसे कि एरिस्टोटल ने बताया, स्टेट एक पार्टनरशिप है, एक एसोसिएशन है जो एम करता है वर्चुअस और हैप्पी लाइफ को। और हम वर्चुअस और हैप्पी लाइफ कब जी सकते हैं? जब हम अपने रैशनैलिटी का यूज करें। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप में, स्टेट जो पार्टनरशिप है, तो इस पार्टनरशिप का सदस्य वही लोग होंगे जो अपने रीजन का इस्तेमाल कर सके, डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस में जो पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि सिटीजन्स आर दोज हु पोजेस रीजन एंड पार्टिसिपेट इन डेलिबरेटिव एक्टिविटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, एरिस्टोटल सिटीजन्स को एक और तरीके से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं सिटीजन्स आर दोज हु हैव द एबिलिटी टू रूल एंड बी रूल्ड इन टर्न। ये जो परिभाषा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर एरिस्टोटल बात करते हैं टू रूल एंड बी रूल्ड इन टर्न। ये क्या बात है? सिटीजन्स आर दोज हु हैव द एबिलिटी टू रूल एंड बी रूल्ड इन टर्न। नागरिक वे हैं जिनके पास क्षमता है शासन करने की और शासित होने की। ये कैसी बात एरिस्टोटल ने कही? देखिए, एरिस्टोटल कहना चाहते हैं कि राज्य के भीतर जो सिटीजन और सिटीजन के बीच का जो संबंध होगा, जो रिलेशनशिप होगा, वो इक्वालिटी पे बेस्ड होगा। ठीक है, इक्वालिटी पे बेस्ड होगा सिटीजन और सिटीजन के बीच का संबंध। दैट मीन्स कि जो नेचर ऑफ अथॉरिटी होगी, सत्ता की जो प्रकृति होगी राज्य के भीतर, वह पॉलिटिकल होगी। पॉलिटिकल अथॉरिटी और पॉलिटिकल रूल। पॉलिटिकल अथॉरिटी का अर्थ क्या है? पॉलिटिकल रूल का अर्थ क्या है? आप इसे समझ सकते हो इस वाक्य से, टू रूल एंड बी रूल्ड इन टर्म। authority or ruled based on equality and reciprocity।
तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए एक राज्य में 100 लोग हैं, ठीक है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो 100 लोग हैं, इन सबों के पास कैपेबिलिटी है रूल करने की और रूल्ड होने की, शासन करने की और शासित होने की। और अगर ऐसा होगा तभी इस राज्य में जो सत्ता होगी, जो अथॉरिटी होगी, उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल रूल। जब इन 100 लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो इक्वालिटी पे बेस्ड होगा। अब हम जानते हैं कि 100 लोग एक साथ शासन तो कर नहीं सकते, 100 के 100 लोग एक साथ शासन तो कर नहीं सकते। इनमें से कुछ लोगों को शक्ति प्रदान की जाएगी, सत्ता प्रदान की जाएगी। मान लीजिए 10 लोगों को सत्ता प्रदान की जाती है, शासन करने की शक्ति प्रदान की जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाकी 90 लोग जो है वह इन 10 लोगों के अधीन आ गए। 10 लोग तो रूलर है, बाकी 90 लोग रूल्ड है। इसका यह मतलब नहीं कि जो 10 लोग हैं ये सुपीरियर हो गए और बाकी 90 लोग इंफीरियर हो गए। ऐसा नहीं है। जो 10 लोग रूल कर रहे हैं और जो 90 लोग रूल्ड हो रहे हैं, इन 90 लोगों में भी कैपेबिलिटी है रूल करने की और इन्हें भी अवसर दिया जाएगा शासन करने का। ठीक है, जब इनका टर्न आएगा, जब इनका मौका आएगा तो इन्हें भी अवसर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो ये जो 100 के 100 लोग हैं, इन सबों में कैपेबिलिटी है रूल करने की और रूल्ड होने की। और जो रिलेशनशिप है रूलर और रूल्ड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है, सुपीरियर और इंफीरियर पे बेस्ड नहीं है। और जिस राजनीतिक व्यवस्था में रूलर और रूल्ड के बीच जो रिलेशनशिप है वो इक्वालिटी पे बेस्ड होगा, वैसी राजनीतिक व्यवस्था में हम कहेंगे कि वहाँ जो सत्ता है वह पॉलिटिकल है, वहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी है, पॉलिटिकल रूल है। ठीक है, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी और पॉलिटिकल रूल का यही अर्थ है कि रूल दैट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, रूलर और रूल्ड के बीच का जो संबंध है वह इक्वालिटी पे बेस्ड होगा। जो रूलर है वो आज रूल कर रहा है लेकिन वह रूल्ड होने के लिए भी कैपेबल है, और जो लोग रूल्ड हो रहे हैं, जो शासित हो रहे हैं, वह कल शासन में भी जा सकते हैं, शासन भी कर सकते हैं। तो इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था में जो सत्ता होगी उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल अथॉरिटी। और एरिस्टोटल कहते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन इन रूलिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हमें अपने रैशनल फैकल्टी को डेवलप करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य का हम हिस्सा बनते हैं इसलिए क्योंकि राज्य के भीतर ही हम अपने रैशनैलिटी को यूज कर सकते हैं। और अपने रैशनैलिटी को कब हम यूज करते हैं? जब हम राज्य के नीति निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। लेकिन एक वक्त में कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता दी जा सकती है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जिनके हाथ में सत्ता नहीं है, क्या वे अपने रैशनैलिटी का यूज नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। उन्हें भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि एरिस्टोटल कहते हैं कि लोगों में रूल करने और रूल्ड होने दोनों की कैपेबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए इक्वल पार्टिसिपेशन जरूरी है। हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो सत्ता में आए और अपने रैशनैलिटी को यूज कर पाए। इसीलिए सिटीजन्स जो होंगे और जो रूलर और रूल्ड होंगे, उनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो इक्वालिटी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल रूल और पॉलिटिकल अथॉरिटी, दैट मीन्स कि रूल बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ये सिर्फ और सिर्फ हमें राज्य में देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ स्टेट में, पुलिस में ही हमें यह अथॉरिटी देखने को मिलेगी, एक अथॉरिटी जो इक्वालिटी पे बेस्ड हो। यदि हम किसी और संस्था को देखें, किसी और एसोसिएशन को देखें, जैसे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को या मास्टर और स्लेव के रिलेशनशिप को, तो यहां पर जो रूल है वो डोमिनेंस पे बेस्ड है। ठीक है, एरिस्टोटल कहते हैं कि हस्बैंड हमेशा वाइफ को डोमिनेट करेंगे, मास्टर हमेशा स्लेव को डोमिनेट करेगा। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो सुपीरियर और इंफीरियर पे बेस्ड है, और इसलिए इन एसोसिएशंस में पॉलिटिकल रूल नहीं होते। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो अथॉरिटी होती है, जो रूल होता है, वो पॉलिटिकल नहीं है,
मास्टर और स्लेव के बीच की जो अथॉरिटी और रूल होता है वो पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल रूल, पॉलिटिकल अथॉरिटी एक ऐसा शासन जो समानता पे बेस्ड हो, जहाँ पर जो लोग शासित हो रहे हैं उनमें शासन करने की भी क्षमता हो और जो लोग शासन कर रहे हैं उनमें शासित होने की भी कैपेबिलिटी हो। तो इस तरह एरिस्टोटल सिटीजनशिप को समझाते हैं। ओके, तो अब हमने जाना कि एरिस्टोटल के लिए सिटीजनशिप का डेफिनेशन क्या है, किन्हें वे सिटीजन मानते हैं। लेकिन सिटीजनशिप पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम इस क्वेश्चन को आंसर ना कर दें कि हु आर नॉट सिटीजन। एरिस्टोटल हर किसी को सिटीजनशिप, नागरिकता देने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, बहुत से लोगों को उन्होंने सिटीजनशिप की कैटेगरी से बाहर रखा, बहुत से लोगों को वो सिटीजन नहीं समझते थे। तो आइए देखते हैं किन्हें एरिस्टोटल सिटीजन नहीं मानते थे, नागरिकता देने के पक्ष में वो नहीं थे, किन लोगों को। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है, वैसे लोग जिनके पास रीजन है लेकिन अभी अनडेवलप्ड है। रीजन है, विवेक है, लेकिन अनडेवलप्ड है। ठीक है, फिर वैसे लोग जिनके पास रीजन है लेकिन उनका रीजन डोमिनेट नहीं करता उनमें। दे हैव रीजन बट इट लैक्स अथॉरिटी। एरिस्टोटल इस फ्रेज का यूज करते हैं, लैक्स अथॉरिटी। ये मेरा फ्रेज नहीं है, एरिस्टोटल खुद इस फ्रेज को यूज करते हैं, हैव रीजन बट लैक्स अथॉरिटी। इसका मतलब है कि उनमें रीजन है लेकिन रीजन डोमिनेट नहीं करता। रीजन है लेकिन वो डेवलप नहीं है, वो डोमिनेट नहीं करता उनमें। ठीक है, और जो तीसरा कैटेगरी है, वैसे लोग जिनमें रीजन है ही नहीं, दे डोंट हैव रीजन एट ऑल। तो इन तीन तरह के लोगों को एरिस्टोटल सिटीजनशिप के अपने इस नागरिकता से दूर रखते हैं, सिटीजन उन्हें करार नहीं देते हैं। तो वे कौन है जिनके पास रीजन है लेकिन वो डेवलप नहीं है? एरिस्टोटल कहते हैं चिल्ड्रन, बच्चों के पास विवेक होता है लेकिन वो अभी डेवलप नहीं होता। जब ये बड़े होंगे, इन्हें शिक्षा मिलेगी तो इनका रीजन डेवलप होगा और तब ये सिटीजन के कैटेगरी में आ सकते हैं। और फिर एरिस्टोटल कहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके पास रीजन होता ही नहीं है। वो है स्लेव, दास। इनके पास रीजन होता ही नहीं, रीजन है ही नहीं इनके पास, इसलिए ये सिटीजन के कैटेगरी में नहीं है। और हमारे लिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना वो ये कि किन लोगों को एरिस्टोटल इस कैटेगरी में रखते हैं, जिन्हें कहते हैं कि रीजन उनके पास है लेकिन वो डोमिनेट नहीं करता, इट लैक्स अथॉरिटी। एरिस्टोटल कहते हैं वुमेन, महिलाएं। और इस बात के लिए एरिस्टोटल को बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया जा चुका है। वुमेन के प्रति जो उनका नजरिया है, महिलाओं के प्रति जो उनका नजरिया है, इस नजरिए के लिए एरिस्टोटल को बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया जा चुका है। वो ये नहीं कहते कि महिलाओं के पास रीजन नहीं होता, नहीं, स्लेव से महिलाओं को ऊपर मानते हैं। वो स्लेव के पास तो रीजन होता ही नहीं, महिलाओं के पास रीजन होता है। वुमेन हैव रीजन बट इट लैक्स अथॉरिटी। एरिस्टोटल क्लियरली कहते हैं कि महिलाओं के पास रीजन होता है लेकिन इट लैक्स अथॉरिटी। लैक्स अथॉरिटी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, एरिस्टोटल कहते हैं कि रीजन तो है इनके पास लेकिन वो डोमिनेट नहीं करता। क्या डोमिनेट करता है इनमें? इमोशन, फीलिंग्स डोमिनेट करते हैं। और इनका जो रीजन है इनके इमोशन के अधीन हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि इनमें रीजन डोमिनेट नहीं करता तो इन्हें इनके भीतर सेल्फ रूल की क्षमता नहीं होती। ठीक है, सेल्फ रूल की क्षमता इनके भीतर नहीं होती, ये अपने लिए निर्णय नहीं ले सकते, इसीलिए इन्हें जरूरत पड़ती है एक मेल की, एक मैन की। और क्योंकि मैन में रीजन होता है और डोमिनेट करता है, इसलिए महिलाओं को मैन की जरूरत पड़ती है और हमेशा महिलाओं को मैन के अधीन रहना होता है। क्योंकि वुमेन जो है वो अपने लिए खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इनके भीतर रीजन डोमिनेट नहीं करता। तो
तो यह जानने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, इन्हें डिपेंड करना पड़ता है मेन के ऊपर। इसीलिए वुमेन का जो स्टेटस है, एरिस्टोटल कहते हैं, वो हमेशा मेन के नीचे होता है, इंफीरियर होता है। तो अपने इस बात को, वुमेन को जब इंफीरियर वो कह रहे हैं, अपने इस बात को वो जस्टिफाई करते हैं यह कहकर कि वुमेन के पास रीजन है बट इट लैक्स अथॉरिटी। और एरिस्टोटल के इसी दृष्टिकोण के लिए, इसी व्यू के लिए उन्हें एंटी फेमिनिस्ट भी कहा जा चुका है। ठीक है, महिला विरोधी भी उन्हें कहा जा चुका है और उन्हें बहुत अधिक क्रिटिसाइज भी किया गया है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि एरिस्टोटल स्लेव के बारे में क्या कहते हैं। वो स्लेव्स को नेचुरल मानते थे और स्लेवरी को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानते थे। एरिस्टोटल स्लेवरी को जस्टिफाई करते थे, दास प्रथा को वो जस्टिफाई करते थे, वो सही करार देते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन्हें एरिस्टोटल स्लेव्स मानते थे, क्योंकि उस वक्त एथेंस में जो स्लेव्स हैं वो अफ्रीका से नहीं आते थे। स्लेव ट्रेड की जो बात हमने देखी, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो स्लेव ट्रेड हुआ, जहां पर जो स्लेव्स थे वो अफ्रीका से आते थे, लेकिन एथेंस में जो स्लेव्स थे वो अफ्रीका के स्लेव नहीं थे। कौन थे वे? सबसे पहले स्लेव्स उन्हें माना जाता था जो स्लेव्स के संतान हो, स्लेव्स के बच्चों को स्लेव्स माना जाता था। और किन्हें स्लेव्स माना जाता था? उन लोगों को जिन्हें युद्ध में हरा दिया गया हो। यदि एक किंगडम, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ युद्ध करता है और दूसरे राज्य को युद्ध में हरा देता है, तो उस राज्य के जो नागरिक हैं उसे वो स्लेव की तरह अपने अधीन शामिल कर लेता है। और ऐसा क्यों? एरिस्टोटल कहते हैं कि जब एक राज्य किसी राज्य को हराता है, इसका मतलब क्या है कि जो हारने वाला राज्य है वो इंफीरियर है और जीतने वाला राज्य क्या है? सुपीरियर है। और यदि कोई सुपीरियर है और कोई इंफीरियर है तो ये रिलेशनशिप कैसा होगा? मास्टर और स्लेव का। तो इस तरह एरिस्टोटल स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो स्लेव्स का जो सोर्स था वो था युद्ध में हारे गए राज्य के लोग। युद्ध में अगर कोई राज्य हार जाता है तो वहां के जो लोग होते उन्हें स्लेव बना दिया जाता था। और इस बात को जस्टिफाई किया गया इस तरह कि क्योंकि वे हार गए युद्ध में इसलिए वे इंफीरियर है, और क्योंकि हम युद्ध में जीत गए इसीलिए हम सुपीरियर है। और वे इंफीरियर है, हम सुपीरियर है, तो हमारे बीच का रिलेशन कैसा होगा? सुपीरियर और इंफीरियर के बीच के रिलेशन जैसे होते हैं वैसा, अर्थात मास्टर और स्लेव का रिलेशन होगा। तो इस तरह एरिस्टोटल स्लेव्स को डिफाइन करते हैं और स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को वो सपोर्ट करते हैं, नेचुरल कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एंशिएंट ग्रीस की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह इन स्लेव्स के कंधों पर थी। अगर ये स्लेव्स नहीं होते तो एंशिएंट ग्रीस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती। जितने भी मैनुअल वर्क थे, क्योंकि मशीन तो उस वक्त था नहीं, जितने भी मैनुअल वर्क हुआ करते थे उन्हें ये स्लेव्स ही परफॉर्म करते। और जब ये स्लेव्स मैनुअल वर्क परफॉर्म करते, इसका मतलब क्या कि एथेंस और बाकी जितने भी नगर राज्य हैं उनके जो नागरिक है, सिटीजन है, उन्हें फ्री टाइम मिल पाता। और अपने फ्री टाइम में वो क्या करते? वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते, राजनीति में हिस्सा लेते। ठीक है, तो ताकि लोग एक राजनीतिक जीवन जी सके, ठीक है, इन सिटी स्टेट्स में लोग, नागरिक जो है वो राजनीतिक जीवन जी सके, इसके लिए क्या चाहिए था? उन्हें फ्री टाइम। और फ्री टाइम उन्हें कब मिलता? जब वो ये मैनुअल वर्क नहीं करते। और वे मैनुअल वर्क कब नहीं करते? जब इन मैनुअल वर्क को करने के लिए कौन होता? स्लेव्स होता। तो इसलिए स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट था एंशिएंट ग्रीस के लिए। एरिस्टोटल इस बात को जानते थे और इसलिए उन्होंने स्लेवरी को कभी भी अपोज नहीं किया। स्लेवरी के अगेंस्ट उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। ठीक है, तो इस तरह वुमेन और स्लेव के बारे में एरिस्टोटल का जो विचार था इसे हमने जाना और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने को। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इज गुड सिटीजन इक्वल टू गुड ह्यूमन बीइंग? हमने देखा कि नागरिक कौन होता है, ठीक है, और हमने देखा कि गुड ह्यूमन बीइंग कौन है। तो क्या एक नागरिक, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा
मनुष्य भी होता है? क्या एक गुड सिटीजन एक गुड ह्यूमन बीइंग भी होता है? क्या दोनों सेम होते हैं? यदि मैं एक अच्छा सिटीजन हूं, यदि मैं एक गुड सिटीजन हूं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हूं? इस प्रश्न को एरिस्टोटल किस तरह से उत्तर करते हैं, आइए इसे देखते हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि हर राजनीतिक व्यवस्था की अपनी नियम और कानून होती है। हर राजनीतिक व्यवस्था के अपने नियम और कानून होते हैं, और वह राजनीतिक व्यवस्था सरवाइव करे, जीवित रहे, मतलब एग्जिस्ट करे, इसके लिए जरूरी है कि उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का लोग पालन करें। यदि लोग अपने राजनीतिक व्यवस्था, अपने राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन नहीं करती है, तो क्या होगा? वो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो राजनीतिक व्यवस्था सरवाइव करे, इसके लिए जरूरी है कि लोग इस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करें। और जब लोग अपने राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गुड सिटीजन। तो गुड सिटीजन वे नागरिक हैं जो अपने राज्य के नियमों और कानूनों का पालन करते हो, उन्हें हम गुड सिटीजन कहते हैं। अब क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग होती हैं और हर पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग नियम और कानून होंगे, मतलब कि जितने तरह के पॉलिटिकल सिस्टम होंगी उतने तरह के नियम और कानून होंगे, और हर पॉलिटिकल सिस्टम के नियम और कानून को जो फॉलो करेगा वह उस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए गुड सिटीजन होगा। ठीक है, समझ में आया? तो एरिस्टोटल यहां कहना चाह रहे हैं कि एक गुड सिटीजन जरूरी नहीं है कि वह एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा मनुष्य भी हो। मतलब एक अच्छा नागरिक का मतलब यही है कि वह अपने राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करता हो। तो जरूरी नहीं है कि अपने राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करते हुए एक व्यक्ति वर्चुअस एंड हैप्पी लाइफ भी जी पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए एक गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग हो, यह नेसेसरी नहीं है। गुड सिटीजन का जो कंसेप्ट है वो रिलेटिव है। हर राजनीतिक व्यवस्था में गुड सिटीजन का डेफिनेशन अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा कि उस राजनीतिक व्यवस्था के नियम और कानून कैसे हैं। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि यह असंभव भी नहीं है कि एक गुड सिटीजन एक गुड ह्यूमन बीइंग हो। यह असंभव नहीं है, यह हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक गुड सिटीजन एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हो, दैट अ गुड सिटीजन इज इक्वल टू गुड ह्यूमन बीइंग। और ऐसा कहां हो सकता है? एरिस्टोटल कहते हैं कि एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में, एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में एक गुड सिटीजन और एक गुड ह्यूमन बीइंग एक ही व्यक्ति होगा। मतलब यदि आप बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के सिटीजन हो तो आप गुड सिटीजन होने के साथ साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग भी होगे। मतलब इस बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के नियम और कानूनों का जब आप पालन करते हो तो इन कानूनों का पालन करते हुए आप एक हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ भी जी पाओगे। तो गुड सिटीजन इज इक्वल टू गुड ह्यूमन बीइंग ओनली इन बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम। और ये बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वह कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है जहां पर गुड सिटीजन और गुड ह्यूमन बीइंग एक होंगे, दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। इसे हम जानने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आप इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।